हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्रैक एग्ज़ाम। मैं जी श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। चलिए, बाल विकास पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कुछ प्रश्नों के साथ आज हम फिर उपस्थित हुए हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 के व्यू में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूरी संभावना है प्रश्न फंसने की। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया उसको भी देखिए और उसके बाद फिर इसको देखिए, तो आपको पूरी 30 नंबर में आपको 20 नंबर 25 नंबर अवश्य मिलेंगे। पूरी इसकी व्याख्या देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी अपील है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जैसे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि एवं सांख्यिकी विधि। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि होती है, क्योंकि इस संबंध में हरलाक महोदय ने हरलाक, जो कि मनोवैज्ञानिक है, हरलाक महोदय ने विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है। उन्होंने कहा कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता को प्राप्त करना है। अर्थात जितना हर एक समय बच्चा केवल एक विकास की ही ओर अग्रसर होता है और वो जितना ही उसका विकास अच्छा होगा, उसकी विधि या हरलाक के अनुसार प्रक्रिया प्रगतिशील होती रहती है। अतः आपका ऑप्शन यहाँ पर सी, विकासीय विधि, आपका ऑप्शन सही है, विकासीय विधि। चलिए दूसरे प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। जो बच्चे वयस्क या समाज में रहते हैं, वो समाज में रह के क्या सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क परिवार, विद्यालय एवं श्रेष्ठ जनों से सम्यक जानकारी लेते हैं और उनकी उन्नति की ओर प्रवृत्त होते हैं। अर्थात परिवार से वो सीखते हैं। जब वो विद्यालय की ओर बढ़ते हैं बच्चे, तो विद्यालय में समाज के बारे में सीखते हैं, अपने बड़ों से, श्रेष्ठ जनों से समाज के बारे में अच्छाई बुराई को सीखते हैं। अतः यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी से सामाजिकरण की प्रक्रिया वो बच्चे और वयस्क सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में क्या सत्य है? बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में क्या सत्य है? सिरस्थ का मतलब यह है कि बच्चे शुरू से कहाँ से, किस ओर से विकास करते हैं। ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, तीसरा है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। इनमें से कोई नहीं। बाल विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि पहले सिर का निर्माण होता है और सिर से फिर उसके नीचे जितने भी शरीर है, पैर तक पूरा उसका विकास होता है। पहले सिर का निर्माण होता है, फिर आपके आँख, कान, नाक, मुंह से होते हुए पैर तक का उसका पूरा विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि मानव जाति या मानव किस प्रकार से अपना निर्धारक तत्व है जो मानव की विविधता को बताते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका नंबर सी, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया से ही वो अपना सामंजस्य बैठाता है और सारी चीज़ों की जानकारी, सारी विविधता वहीं से वो पाता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया से। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, क्या कहा है? ऑप्शन है, यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है,
यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। बाल विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की के अनुसार वह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर आपके दूसरा ऑप्शन नंबर, यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। हर बालक, हर बच्चा अपने समाज में रहकर ही विकास को प्राप्त होता है। बिना समाज के वो विकास नहीं कह सकता है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने भी ये कहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहकर अपना विकास करता है। ऑप्शन नंबर आपके 2, यानी वह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, यहीं पर अपने सारे विकास को, सारी अंतःक्रिया को करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डनर ने 7 अभिज्ञताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं को बच्चों के लिए निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, भाषात्मक अभियोग्यता। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। उस 7 योग्यताओं में भावनात्मक योग्यता नहीं है। स्थान संबंधी अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, भाषात्मक योग्यता, ये सारे विकल्प सही हैं। भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन है समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, या इनमें से सभी। अभियोग्यता के संबंध में समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता एवं संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता, ये सभी बातें समाहित होती हैं। अर्थात यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से सभी सही है, यानी ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PSRN का पूर्ण रूप क्या है? PSRN का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल, सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल, कैपिटल स्किल, रीजनिंग एंड नंबर्स, परसिपिटल स्किल, रिलेशनशिप एंड नंबर्स। सॉल्विंग, रीजनिंग एंड नंबर्सरी यानी समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। दूसरा है सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड नंबर्सरी, सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड नंबर्सरी यानी समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता। कैपिटल स्किल, रीजनिंग एंड नंबर्स, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। परसिपिटल स्किल, रिलेशनशिप एंड नंबर्स, इसमें आपका ऑप्शन ए अर्थात सॉल्विंग, रीजनिंग एंड नंबर्सरी, ये आपका ऑप्शन सही है, यानी समस्या हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता। आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो क्रैक एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिले, आगे शेयर भी करें और बच्चों को लाभ हो। 9वां प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है? सेंसरी तंत्र का तंत्र यानी सेंसरी मोटर, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, प्री ऑपरेशनल, मूर्त संचालन प्रक्रिया, कंक्रीट ऑपरेशनल, औपचारिक संचालन प्रक्रिया यानी फॉर्मल ऑपरेशन। आपका ऑप्शन नंबर सी मूर्त संचालन प्रक्रिया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में ये चरण आता है। मैंने इसके विषय में एक संपूर्ण वीडियो मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में आप जाके इस वीडियो को देखें कि पियाजे के चरणों का पूरा विस्तृत व्याख्या हमने वहाँ पे की है। मूर्त संचालन प्रक्रिया यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रैक एग्जाम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। सहयोगात्मक रणनीति को किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूल।
सहयोगात्मक रणनीति में महिलाएं क्रांति की प्रवृत्ति नहीं रखती हैं। महिलाएं जब सहयोगात्मक रणनीति की श्रेणी में होती हैं तो स्वीकार, प्रतिरोध, अनुकूलन की ओर होती हैं, क्रांति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी यानी क्रांति आपका यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती? ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका के अंतर्गत व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि व योग्यता को जानने का प्रयास एवं व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश होती है। यानी एक अध्यापक की ये पूरी भूमिका होती है कि एक अपने छात्र को किस दृष्टिकोण से उसका छात्र देख रहा है, किस चीज़ में वो अभिरुचि रखता है, किस पाठ्यक्रम के अनुसार उसे जानने की कोशिश करता है, ये सब सारे अध्यापक की एक भूमिका अपने बच्चों के प्रति, अपने छात्रों के प्रति होती है। अर्थात यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त सभी यानी उपरोक्त दोनों आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने का कोशिश, दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू क्या होती? यानी बुद्धिलब्धि। आईक्यू निकालने का फार्मूला हम आपको बताते हैं कि आप एक आईक्यू कैसे बच्चे का निकाल सकते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। MA मानसिक आयु, CA वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पे उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है इंटू 100। आप यहाँ पे काटेंगे 25 4 जा 100 और 25 इंटू 5 बराबर 125। अर्थात आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए यानी 125। फार्मूला फिर से आप देख लें। मानसिक आयु अपान मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ये बुद्धिलब्धि निकालने का फार्मूला है। इस फार्मूले को यदि आप याद कर लेंगे तो आपको बुद्धिलब्धि निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी 125 आपका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारक को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या मौखिक प्रश्न। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य एवं मौखिक प्रश्न तीनों उपागमों को जानने की आवश्यकता होती है, न कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की। अर्थात माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न में टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पे होना चाहिए नहीं है। कौन सा उपागम नहीं है तो यहाँ पे आपका
ऑप्शन है बी यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, तो आप एक अध्यापक के तौर पर वो किस तरह के पढ़ाएंगे? ऑप्शन है कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर सी यानी कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उन बच्चों को आप पढ़ाएंगे। CCE में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारक का मूल्य क्या होता है? CCE में औपचारिक और योग्यता निर्धारक का कुल मूल्य क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है क्रमशः 40% और 60%, क्रमशः 60% और 40%, क्रमशः 50% और 50%, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके ऑप्शन यहाँ पे ए क्रमशः 40% और 60% ये आपका CCE औपचारिक योग्यता निर्धारक मूल्य होता है। चलिए आज का ये पूरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को आप देखें, यहाँ से पूरी संभावना है प्रश्न फंसने की। आगे CTP के लिए हमसे जुड़े रहें, पूरी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। क्रैक एग्ज़ाम में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।